फोकस किया जाए। एससी, एसटी और ग्रामीण पर लगातार कई सालों से 2014 से सरकार बहुत फोकस कर रही है। आपने देखा होगा कि किसानों के लिए भी कई सारी योजना है। इसके साथ साथ जो जो गरीब वर्ग है उसके लिए चाहे श्री अन्न योजना हो, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय है, जो बड़ी मेहनत के साथ 24 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम करता है, उसके हाथ में कुछ इनकम आती है। खासकर जो जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वो मेहनत करके कमाता है और उसका एक बड़ा हिस्सा वो इनकम टैक्स में दे देता है। इसके साथ साथ जो बाजारों से चीजें खरीदने जाता है उसमें उसको जीएसटी देना पड़ती है, तो उसकी कमाई का 50% से ज्यादा हिस्सा तो टैक्स में चला जाता है। और सरकार ये नाराजगी समझ रही थी। सरकार बाजारों में जाकर, सरकार शहरों में जाकर इस तलखी को समझ रही थी, उनकी परेशानी को समझ रही थी और सरकार ये मान रही थी कि एक दबाव है मध्यम वर्गीय का, और उस दबाव को अगर नहीं समझा गया तो शायद एक बड़ा संकेत हो सकता है। और यही कारण है कि सरकार ने समझा, उस नब्ज को समझा और एक राहत, बड़ी राहत देने की कोशिश की। बिल्कुल मनोज जी, देखिए सरकार के पास अलग अलग फोरम से अलग अलग तरीके से फीडबैक जाता है। एक मैकेनिज्म है सरकार का जो बहुत डिफरेंट ग्रुप्स के साथ सरकार टच में रहती है, और इसमें लगातार बहुत टाइम से इस बात की मांग हो रही थी कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इंडिया में, स्पेशली अर्बन एरियाज में, वो लगातार बढ़ रही है। और जो डायरेक्ट टैक्सेशन है जैसे जीएसटी है, वो एक कंज्यूमर को देना पड़ता है। अल्टीमेटली पूरी सप्लाई चेन में वो 18% का जीएसटी एक बहुत बड़ा भार है। और एक आम आदमी के लिए उससे निजात पाने के लिए जो सबसे और अहम कदम है वो है आप उसको इनकम टैक्स में या उसकी जो आय है उस पर लगने वाले टैक्स को छूट दें। और ये 12 लाख रुपए तक की जो छूट गवर्नमेंट ने दी है, निर्मला जी ने दी है, ये एक तरीके से डायरेक्ट टैक्सेशन का फायदा होगा, जिसमें एक आम आदमी के पास जो नॉन डिस्क्रिशनरी और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस के बीच के लिए जो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, जैसे जो नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिसीजन आपके हाथ में नहीं होता, वो आपको करने ही पड़ते हैं। जैसे स्कूल की फीस है, बीमारी है, कोई भी और खर्चा है, किचन चलानी है। लेकिन जो आपकी नॉन डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं, जैसे आपको कोई भी चीज खरीदनी है, कोई आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं बचता था क्योंकि आपको हायर जीएसटी देना पड़ता है बहुत सारी सर्विसेज पे। तो अब एक आम आदमी के पास ये पैसा जब आएगा तो ओवरऑल इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। आपको यह भी पता है कि यूरोप का बाजा बजा हुआ है, चीन अपने में उलझा हुआ है। भले ही महामारी के बाद उसकी अर्थव्यवस्था खुली हो, लेकिन अपेक्षित तेजी नहीं देखी गई। जियोपॉलिटिकल तनाव बना हुआ है, तो करीब करीब हर देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दबाव महसूस कर रही है। भारत ने एक बड़ा संकेत दिया है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुकी है, 3 ट्रिलियन बनने की बात की जा रही है। ये जो बजट आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि वो इस दिशा में जाने के लिए तेजी से प्रयास हो सकता है और हम पहुंचने वाले हैं? देखिए मनोज जी, अगर हम ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो जीडीपी की ग्रोथ के लिए सिर्फ इनकम टैक्स की कटौती से आप उसको थोड़ा डेफिनेटली उस दिशा में कदम है, बट इसके लिए और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपने प्रोग्राम में कहा था कि जो एमएसएमई सेक्टर है, इस एमएसएमई सेक्टर को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसके लिए लगातार आपको पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको जो क्रेडिट एक्सेस है, देखिए एक एमएसएमई की आज की तारीख में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? जो चैलेंजेस हैं उसके लिए क्रेडिट एक्सेस, उसको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए लोन चाहिए। वो लोन के लिए आज एक एमएसएमई को भी सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो एक मैच्योर या एस्टेब्लिश प्लेयर को निकलना पड़ता है। आप जब तक सेम लेवल पे एमएसएमई को नापेंगे तब तक एमएसएमई ग्रो नहीं करेगा। आपको इसके लिए बहुत बड़े परिवर्तन लाने पड़ेंगे। इनके लिए सेपरेट फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। दूसरा, उनके लिए सबसे बड़ी जो चेंज आपको करने पड़ेंगे, मार्केट पेनिट्रेशन। आप समझिए एक बड़ी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी के पास मार्केटिंग में पैसा खर्च करने के लिए, टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च करने के लिए, मार्केटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन एक छोटी कंपनी जो होती है उसके पास ये तरीके बहुत लिमिटेड अवेलेबल होते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए आपको उस फ्रेमवर्क को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको इवॉल्व करना पड़ेगा, और आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी कि जो आपकी एमएसएमई की जो आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्री है
वो लगातार इस चीज पे हर 6 महीने में एक रिव्यू करे, एक बड़ी फोरम से बात करे और उसके बेस पे एक डायनामिक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करे। और अगर हम उस दिशा में आगे जाते हैं तो मुझे लगता है कि जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है। ये तमाम सारी चीजें हैं। आपको बता दें कि बड़ी घोषणा यहां पर केंद्र सरकार की ओर से की है। निर्मला सीतारमण जी ने अपना 8वां बजट पेश किया है। इस 8वें बजट में अमूमन अगर देखा जाए तो एक बड़ी आबादी देश की है, उसको इंतजार इस बात का रहता है कि आखिर टैक्स में कितनी छूट मिलने वाली है। तो आपके सामने है 12 से 16 लाख तक की इनकम पर आपको 15% टैक्स देना है, 16 से 20 लाख की इनकम पर आपको 20% टैक्स देना है और 20 से 24% अगर आप इनकम करते हैं तो 25 लाख तक आपको 30% टैक्स देना है। यह डायरेक्ट टैक्स की बात हुई, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए आपको क्या फायदा मिल सकता है, यह तमाम तरह की बातें हैं। मेरे साथ पीके गुप्ता साहब मौजूद हैं जो कि चांसलर हैं शारदा यूनिवर्सिटी के। गुप्ता साहब, इस बजट को आप कैसे देखते हैं केंद्र सरकार? देखिए, ये जो अभी इनकम टैक्स में स्लैब में जो 12 लाख तक फ्री किया है जी, और 16 लाख तक जो टैक्स कम किया है, इसका डेफिनेटली लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा होगा। और खासकर जो बच्चे जो स्कूल में जाते थे, हायर एजुकेशन में जाते थे, तो पेरेंट्स को बड़ा बर्डन होता था कि भाई इतना टैक्स दे, फिर बच्चों की फीस भी दें। तो मुझे लगता है कि दे विल हैव डेफिनेटली हैव अ बेटर मनी इन देयर हैंड्स टू इन्वेस्ट इनटू द हायर एजुकेशन और इन्वेस्ट इन द स्कूल एजुकेशन। और आई थिंक इट विल बी मोस्ट वेलकम डिसीजन, बिकॉज फ्रॉम लॉन्ग टाइम इट हैज़ बीन एक्सपेक्टेड कि भाई ये जो है इसको इनकम टैक्स घटाया जाए। तो आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली फुलफिलिंग द वेरी लार्ज पॉपुलेशंस एस्पिरेशंस। अंकुर चौधरी साहब मेरे साथ बने हुए हैं। अंकुर चौधरी साहब, ये तो डायरेक्ट टैक्स की बात हुई, लेकिन बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि सरकार एक हाथ से लेती है तो दूसरे हाथ से आपसे ले लेती है। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की जाए तो सरकार का संकेत बजट में क्या दिखता है? देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए तो डिटेल्स पढ़नी पड़ेंगी मनोज जी के बजट में क्या प्रावधान किए हैं। लेकिन मुझे लगता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को बजट में बहुत ज़्यादा छेड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में स्टेट लेवल पॉलिसीज भी मैटर करती हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ी पॉलिसी मेकर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डीजल को देखें, आप कोई भी और ट्रांसपोर्टेशन लेवल पे देखें, आप अल्कोहल पॉलिसी देखें, जो कि जिसमें स्टेट बहुत बड़ा रोल स्टेक होल्डर है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टम ड्यूटी, आप एक्साइज ड्यूटी, उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेशन को शायद नहीं छेड़ा गया है। जैसे बहुत टाइम से बिजनेस की डिमांड थी कि कॉर्पोरेट टैक्स को लगातार कम किया जाए, और जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति आए हैं उन्होंने कहा कि हम कॉर्पोरेट टैक्स को लगातार कम करेंगे। तो ये एक इंटरनेशनल प्रेशर भी रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसी पे इंडिया में भी, क्योंकि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है तो आपको लगातार कॉर्पोरेट टैक्स में कोई ना कोई स्कीम लाते रहना पड़ेगा और इंटरनेशनल एट पार आपको उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके आना पड़ेगा, अगर आप इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपने आप को डिफाइन करना चाहते हैं। अतुल अग्रवाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। अतुल साहब, कैसे देखते हैं सरकार ने जो ये घोषणा की है, टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, 12 लाख तक राहत देने की कोशिश की है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए सर, जो अभी नया बदलाव सरकार ने किया है ये मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसमें अगर देखें तो सरकार ने 8 स्लैब कर दिए। पहले 0%, 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15 से 20, 20 से 25 एंड 30। पहले ओल्ड रिजीम में अगर आप देखते थे तो सिर्फ 3 टैक्स रेट होते थे, 10%, 20% एंड 30%। अब सरकार ने 25% का भी स्लैब इसमें इन्वॉल्व कर लिया। तो 16 से 20 लाख तक के लिए उन्होंने 20% कहा और 20 से 24 लाख तक उन्होंने 25% कहा और 24 लाख से ऊपर की इनकम 30% पर टैक्सेबल होने जा रही है। तो ये सरकार ने अपना जो नया स्लैब दिया है, इसमें जो हमारा मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको बहुत राहत मिलने वाली है। लेकिन इसमें मेरा एक मत ये है कि जो ओल्ड रिजीम है, ओल्ड रिजीम को सरकार ने बिल्कुल टच नहीं किया है। अगर आप देखें तो ओल्ड रिजीम में कहीं ना कहीं सेविंग्स हमारी हुआ करती थी और सरकार के पास धन एकत्रित जो होता है या तो टैक्स के रूप में होता है या जो हम लोग सरकार की जो डिफरेंट सेविंग स्कीम्स होती हैं उनमें हम अपना धन निवेश करते हैं, तभी सरकार के पास धन एकत्रित होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, चूँकि सरकार ओल्ड रिजीम को ख़त्म करने के मूड में है, इसीलिए ओल्ड रिजीम पर सरकार ने कोई किसी तरीके का बदलाव नहीं किया है। और जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि अगले हफ्ते शायद नया टैक्स बिल लाने की योजना है,
तो अगर नया टैक्स बिल आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके का कोई उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई नया बदलाव लाने का प्रयास होगा, जिससे कि जो ओल्ड रिजीम है उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में सरकार ओल्ड रिजीम को ख़त्म करने के लिए चूंकि सरकार ने टैक्स में बदलाव किया है और जो अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल लाने की बात की गई है, उसमें किस तरीके से संकेत हो सकते हैं? क्या उसमें राहत की बात हो सकती है, या आपने कहा कि ओल्ड रिजम उसे खत्म करने की बात की गई है? क्या क्या संकेत हो सकते हैं आम आदमी के लिए, देश के लिए? अगर आप पिछले 2 वर्षों में देखें, लास्ट टाइम भी जब जुलाई में बजट आया था तो सरकार बहुत से ऐसे बदलाव लेके आई थी जो डिफिकल्टी एक नॉर्मल टैक्स पेयर फेस कर रहा है। जैसे कि सर्च के केस में भी 10 साल का समय कम करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो मेरा मानना ये है कि नए टैक्स बिल में जरूर कहीं ना कहीं सरकार कुछ ऐसे नियम कानून लेकर के आने वाली है जिससे कि आम नागरिक को कुछ राहत मिले, क्योंकि जिस तरीके का टैक्स टेररिज्म अभी तक चल रहा था उससे कहीं ना कहीं हमें राहत मिलने की संभावना है। और टैक्स लॉ में जो बदलाव आने वाले हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप देखेंगे 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना था, उसके बाद बहुत सारे सेक्शंस डिलीट हुए, बहुत सारे सेक्शंस आए, आज भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इनकम टैक्स एक्ट में उनको दिया गया है। तो मैं समझता हूँ जो नया टैक्स लॉ आएगा तो उसमें नंबर ऑफ सेक्शंस भी कम होंगे, जो टैक्स सेक्शंस डिलीट हो गए उनकी जगह नए सेक्शन रिप्लेस हो जाएंगे और कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति को भी राहत मिलने वाली है। गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, तमाम सारी बातों के बीच अब टैक्स टेररिज्म की बात की थी, एक देश एक टैक्स की बात हुई, जीएसटी आया, उसके बाद फिर कई सारे सवाल भी उठाए गए, यानी कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो सैलरी जो नौकरी करते हैं वो टैक्स देने वाले लोग हैं, वो टैक्स तो देते थे, इसके साथ साथ बाजारों से अगर कुछ भी खरीदने, अगर उनको फीस देनी है, कुछ सामान खरीदना है बच्चों के लिए, बाजार में आपको अगर कुछ खाने पीने की चीज़ भी खरीदनी है तो उस पर 18% 28% टैक्स लगता था। लोगों को लगता था कि हम कमा रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं और एक बड़ा हिस्सा पहले तो आपने इनकम टैक्स के तौर पर दे दिया, उसके बाद कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो आपको मिलता नहीं है। फ्रीबीज की घोषणाएं और उनकी नीतियों के लागू करने का दबाव बहुत ज्यादा है। उसमें कौन सा वर्ग है आप जानते हैं, बहुत लोअर वर्ग है जिसे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा था उस व्यक्ति का जो नौकरी करता है, जो टैक्स दे रहा है। तो शायद सरकार एक संकेत देने की कोशिश कर रही है, सरकार दबाव में थी। नहीं, डेफिनेटली बात है, क्योंकि ये जो 12 लाख रुपए आज की रेट में 1 लाख रुपए महीना कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं। अर्बन में आप घर लेते हैं तो एक ईएमआई देते हैं घर की, या खाने पीने का भी करते हैं, तो 1 लाख रुपये इज़ नॉट गुड एनफ। 12 लाख रुपए मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों अगर 24 लाख रुपए कमाते हैं तब एक अच्छे से आप हाउस मेंटेन कर पाते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाते हैं। तो इससे डेफिनेटली एक मिडिल क्लास को, जो खासकर जॉब वाले लोग हैं या छोटे मोटे बिजनेस वाले लोग हैं, उनको डेफिनेटली बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। एंड आई थिंक हम पिछले 4-5 सालों से हर बार उम्मीद कर रहे थे कि भाई 20 लाख तक जो है टैक्स नहीं होना चाहिए, ताकि लोग अपनी इन्वेस्ट कर सके, अपनी फैमिली में इन्वेस्ट कर सके। तो दिस इज डेफिनेटली गुड, बिकॉज ऑलरेडी जीएसटी इतना हो गया है, हर एक चीज़ पर जीएसटी देते हैं आप। देयर नथिंग यू बाई, आई थिंक आप 1 रुपया कमाते हैं 70-75 पैसे उसमें से टैक्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली चला ही जाता है। एक्चुअली यू हैव ओनली 25% इन योर हैंड। अगर सारे टैक्सेस जोड़ लें आप, जो आप डे टू डे बेसिस पर खर्च करते हैं, वो 75% तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्म टैक्स में चला ही जाता है। तो ये तो बड़ा बेनिफिट है मिडिल क्लास के लिए, एंड डेफिनेटली इट्स ए वेरी पॉपुलर स्टेप गवर्नमेंट हैज टेकन अप, बिकॉज गरीबों के लिए तो काफ़ी सारी स्कीम थी, भाई अन्नदान चल रहा है, आयुष्मान शुरू कर दिया है, लेकिन मिडिल क्लास के पास में कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट, दे आर द मोस्ट लाइक क्रश हो रहे थे हर तरीके से, एक तरह से छूटा था। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा एक बार टैक्स स्लैब को दिखाएं। अतुल जी से मैं समझना चाहता हूं कि कैसे 12 लाख तक कैसे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, जबकि टैक्स स्लैब में तमाम सारी चीजें और वो स्थिति दिखाई दे रही है। टैक्स स्लैब क्या कहता है अतुल जी? अगर 4 लाख तक आपको शून्य दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 से 8 लाख यहां पर 5% है, 8 से 12 लाख यहां पर 10% है, तो 12 लाख तक फ्री कैसे? थोड़ा समझाएं सर। देखिए, 4 से 8 लाख जो 5%